चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट आया है। मैथ प्रैक्टिस सेट जो आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट बाय आर.के. सिंह सर का हम वही करने वाले हैं। ठीक है, भाई आर.के. सिंह सर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें सेट शायद 50 के आसपास इसमें प्रैक्टिस सेट हम वही करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन। देखिए, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि हम थीटा का कुछ वैल्यू ले लें। मान लीजिए अगर थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रख लेते हैं, थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान हमको देना होगा, माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान रखना होगा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान रखना होगा, प्लस सेक 45 डिग्री का मान रखना होगा। हम जानते हैं कि कोट थीटा और टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और यहाँ से 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और प्लस सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आ गया। किस फॉर्मेट में आ गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ गया। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में अनुपात 3:5 का था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात हो तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं। देखिए कैसे, 2x माइनस 10 बट्टा 3x माइनस 10 साल पहले, प्रेजेंट उम्र अभी का अनुपात क्या है? 2:3 है। ये किसके बराबर था? ये अनुपात था 3:5, यानी 10 वर्ष पहले का जो अनुपात था 3:5 था। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10x माइनस 15 50, तितरी के 9x माइनस 3 30। अब 9x को इधर लेके आइए, 10x माइनस 9x बराबर, ये 50 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 50 माइनस 30, यहाँ से x बराबर 20 आ जाएगा। जब x बराबर 30 आ जाए 20 आ जाएगा तो इसका वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा? 2x अनुपात 3x है, तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, यानी कि 60 उम्र हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या हो जाएगा? तो 20 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, 20 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60:80। अब इसको काट दिए, 20 तिया 60, 20 चौके 80, यानी कि किस अनुपात में आ जाएगा? तो 3:4 में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के पावर, यदि 3 के पावर x माइनस 1 बराबर 81 है तब x का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा। देखिए इन दोनों का अगर इसका भी बेस इसके बेस के बराबर कर देंगे तो पावर के बराबर हम कर सकते हैं, यही होता है। तो 3 के पावर x माइनस 1 बराबर, इसे 3 के पावर कर सकते हैं 4, 33 का 9 27 81, तो ये क्या हो गया? 3 के पावर 4 हो गया। जब इन दोनों का बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर हो गया तो हम पावर को बराबर में लिख सकते हैं। तो पावर को बराबर में लिख देंगे
कि x माइनस 1 बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक जाकर उधर हो जाएगा तो एक प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए, अगर हम बात करें तो पास और फेल, इसे हम एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। पास कितना हुआ है, तो 39% लड़का पास हुआ है, ठीक है। और फेल कितना हुआ है, तो 15 के औसत से फेल वाले का अंकों का औसत कितना है, 15 है, ठीक है। और ओवरऑल यानी कि पासिंग का ओवरऑल औसत कितना है, तो 35 है। बस इसे एलिगेशन में लगा देंगे, 35 15 20 और 39 में से 35 गया 4, यानी कि 4 5 20, यानी कि ये आ गया 5:1 में। यानी जब 5:1 में पास और फेल का अनुपात आ गया और टोटल स्टूडेंट कितना है, 120। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 6 रेशियो 120 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अगर हमसे फेल पूछे तो फेल कितना हो जाएगा, 20, और पास की बात करें तो 20 25 100, यानी कि पास। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, तो पास वाले छात्र की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाता है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है, तो कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। हमसे ये पूछा है कितने तार की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यही होता है भुजा का स्क्वायर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए इस वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 31,684 मीटर स्क्वायर, 31,684 मीटर स्क्वायर बराबर ए है। तो अगर यहाँ से ए का मान निकालें तो अंडर रूट 31,684 हो जाएगा, यानी कि इसका रूट निकालना होगा 31,684 का। जब हम रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 178 मीटर, यानी कि इस वर्ग का एक भुजा जो है वो 178 मीटर है, ठीक है, 178 मीटर है। अगर मुझे मान लीजिए इस वर्ग में 1 2 3 4, अगर मान लीजिए एक मीटर पे लगाना है, 1 2 मीटर 3 मीटर और 1 4 मीटर, मान लीजिए ये 4 तार को हमको लगाना है, ठीक है। तो 4 लगाना होगा, तो पूरा इसको चारों तरफ से लगाना होगा, तो इसका हमको परिमाप लेना होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का अगर परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप तो ये होता है 4 4 गुना 1 भुजा, 4a यानी कि 4 गुना 1 भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 178। ये हमारा वर्ग का परिमाप आ गया, एक वर्ग का परिमाप। लेकिन इस प्रश्न में 1 2 3 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का 4 तार बांधा जा रहा है, तो इसे किससे गुना करेंगे, इसे 4 से और गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना 178। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आवश्यक लंबाई में मैदान की परिधि से 5% अधिक है, तो कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। यानी इसके पूरा परिमाप जो होगा वही तो लंबाई की परिधि से 5% ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए कि अगर लंबाई की अगर हम बात करें, एल की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा 16 गुना 178 गुना, कोई भी अपने आप में 100% होता है। अब 5% बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105%। अगर यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे 100 कर देंगे,
अब इसे काट देंगे 5 से, ये कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। ये 4 चौके 16, 4 5 20। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 गुना 178 गुना 21/5, ठीक है। अब 5 से अगर हम 21 को काट दें तो ये कट जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 4.2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4.2 बार में कट गया तो इसे हम 4.2 को 42/10 गुना 4 गुना 178 हम लिख सकते हैं। अब इन सभी का गुना कर देंगे, गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 गुना 178 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 178 को 178 और 168 का गुना हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसे डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं, 178 और 168 का, 8 × 64 4, हाथ में 6। अगर क्या यूनिट डिजिट से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? अगर यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो देखिए ये तो एक पॉइंट पे दशमलव आएगा, क्योंकि नीचे अगर हम 10 दिए हैं तो एक पॉइंट पे दशमलव आएगा। दशमलव में एक ही ऑप्शन है, वो देखिए 8 × 64, 4 लास्ट में आएगा, 8 × 64, यानी कि दशमलव के बाद 4 आएगा। इसका मतलब है इसका आंसर 2990.4 मीटर ही आएगा, एकदम कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे 4.2 को हम 42/10 किए हैं, तो ये 8 और 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो दशमलव के बाद चला जाएगा 4, तो 2990.4 मीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी यूनिट डिजिट का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसको पकड़ में आता है। अगर उस तरह का ऑप्शन अगर इस दशमलव के बाद 4 अगर 2 ऑप्शन में रहता है तो हमें पूरा गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ही है ऑप्शन में, तो ज़्यादा गुना करने की जरूरत है। कि 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4500 रुपया, रेट हमारे पास दिया हुआ है 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए जब बात 3 वर्ष की हो, जब 2 वर्ष की बात होती है तो हम क्या करते हैं, CI और SI बराबर होता है PR² 100 ये होता है। ये कब लागू करते हैं, जब 2 वर्ष की बात हो। लेकिन जब 3 वर्ष की बात होती है तो हम लगाते हैं CI - SI बराबर PR² 100 यानी इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300 प्लस R/100। जब 3 साल की बात की जाए, कब, जब 3 साल की बात हो, जब 3 साल का कहे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो लगाइए PR² 100² बराबर 300 प्लस R/100। R मतलब रेट। अब प्रिंसिपल कितना दिया, 4500, तो 4500 गुना R का स्क्वायर कर दीजिए, 8 × 64, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 गुना 100, यहाँ 300 R रखिएगा, 300 प्लस 8, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 308/100। अब पहले तो काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 5 45, अब 5 से कट जाएगा 20 बार में, 4 से काट दीजिए 4 5 20, 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है, 16 बार में कट गया। 5 से ये कट जाएगा, 5 3 नहीं, इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। गुना करते हैं, 16 9 4400, 144, और देखिए ये 100 को 308 से भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3.08, अब बट्टे में क्या है, 5। अब 144 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, यानी कि 28.8 आ गया। अब इनका गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.7
73 के आसपास हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 88.7 हमारा क्या हो जाएगा, 88.70 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी भी जब 2 साल के केस हो तो ये लगाइए सी आई माइनस एस बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। 3 साल का केस हो तो सी आई माइनस एस बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये जो भी आंसर आएगा ये फाइनल सी आई और इस का डिफरेंस ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3k बराबर 0 हो तो कोई हल ना होने की स्थिति में k का मान क्या होगा। जब कोई हल ना हो तो क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। और d को क्या कहते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब जब इस इक्वेशन में देखिएगा तो b आपका क्या है, k है, तो k स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a हमारा x के मल्टीपल में है तो 1 है, तो 1 गुना c आपका क्या आ जाएगा, c आपका k हो जाएगा, ये लेस देन 0। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 के लेस देन 0। अगर आप यहाँ से सॉरी c कितना है, c 3 है, c यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो ये हो जाएगा k कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा k माइनस 12 लेस देन 0। अब k लेस देन 0 और k बराबर k लेस देन 12, दो केस हो रहा है। तो k कहाँ, k 0 और 12 से, यानी 0 से बड़ा होगा और k से 12 से छोटा होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, k 0, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन k से छोटा होगा, यानी 12 से छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 रुपया उधार लेता है, रेट दिया हुआ है 6% से उधार लेता है, टाइम कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन खुद पैसे लेता है और दूसरे को ज़्यादा रेट पे देता है। ठीक है, तो खुद तो लेता है 6% के हिसाब से, ठीक है, 2 साल के लिए, और देता है कैसे, फिर समान राशि को 2 साल के लिए 9% पे, यानी कि रेट कितना, रेट 9% लेके देता है। तो इसका एसआई कितना देना होगा, जो पैसा अपने एसआई पे लिया है तो उसे कितना देना होगा, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है, यानी कि 3000 गुना 6 गुना 2/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूना 12, 12 3 36, यानी कि 360 रुपये इसको तो एसआई देना होगा। लेकिन ये एसआई कितना के हिसाब से लेगा, जो दूसरे दोस्त को दिया है तो 9% के रेट से लेगा, तो 3000 गुना 9 गुना 2/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 दूना 18, 18 3 54, यानी कि 540 रुपया लेगा। तो इसे कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट होगा, 540 में से 360 को माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी कि इसे 180 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 189/135 को सबसे सरल रूप में लिखने पर किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, अगर 9 से काट दें, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 7 21, यानी कि सबसे अधिकतम शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है
ठीक है, वह एक घड़ी को 15% हानि पे और दूसरे को 19% लाभ पे बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहे। देखिए 480 रुपया में खरीदा है, ठीक है, लेकिन जो इसका घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, सेम है। अब देखिए 15% का वैल्यू क्या होता है, 15% का वैल्यू होता है 15/100, यानी कि 5 या 15, 5 से 20, यानी कि 3/20। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं तो नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट होता है तो ऊपर वाले को जोड़ के सेलिंग प्राइस करते हैं, अगर लॉस होता है तो माइनस करके करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला में क्या 15% की हानि होती है, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो 20 रुपये का सामान ये कितना में बेचेगा, 20 माइनस 13, 3, यानी कि 17 रुपये में। दूसरा केस में कह रहा है कि उसे 19% लाभ पे बेचता है। 19% का मतलब हो गया कि 100 रुपये का सामान ये 119 रुपये में बेचेगा, जबकि यहाँ पे सीपी समान है, यानी कि कॉस्ट प्राइस समान है। तो जब इसका कॉस्ट प्राइस 119 है और इसका 17 है तो इसके बराबर हमें करना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो इसमें अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और ये आपका 119 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस की जब बात की जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 240। 240 यूनिट किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो ये इसका कितना गुना हो गया, यानी कि ये 2 गुना है। हमसे बोला कॉस्ट प्राइस, तो एक का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 140 का 2 गुना 280, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 2 गुना यानी कि 200, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस 200 और दूसरे का कॉस्ट प्राइस 280 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 200 और 280, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक बुक सेल्फ पर प्रबंध की 3, दर्शन शास्त्र की 2, चिकित्सा की 3 और मनोविज्ञान की 1 पुस्तक है। सभी पुस्तक को बेतरतीब किसी तरह से लगाया जा सकता है, यानी कि इसको किस तरीके से लगाया जा सकता है बेतरतीब। तो पहला तो 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और मनोविज्ञान का 1 है। 3 2 5 3 8 1 9, यानी कि इसे 9 फैक्टोरियल से सजाया जा सकता है। 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पच्चे 120, 120 पच्चे 120 छक्के 720, 720 हो गया। 8 7 56, 56 गुना 9 गुना 720, यानी कि ये आपका 3,62,880 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,62,880 के 3,62,880 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 6। अगर फैक्टोरियल 4 होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 3 12 गुना 24। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हैं, 5 4 3 2 1, यानी कि 5 तक पूरा ये रहता है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 9 का मतलब हो गया 9 से लेके 1 तक गुना करेंगे 3,62,880 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 30%, 10%, ऑप्शन बी दिया है 35% और 5%, ऑप्शन सी दिया है 25% और 15%, और ऑप्शन डी दिया है नन, मतलब कोई नहीं। ठीक है, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सक्सेसिव मेथड लगाइए, क्या होता है सक्सेसिव मेथड, x प्लस
वाई बट्टा एक्स वाई बट्टा 100। पहला पे कितना डिस्काउंट मिलता है, तो माइनस का 30, दूसरा पे माइनस का 10 और तीसरा पे क्या मिलेगा, माइनस का 30 गुना माइनस का 10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बट्टे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 3 यानी कि माइनस का 37, यानी कि ओवरऑल इसे 37% मिला। दूसरा क्या लगाइए, माइनस का 35 माइनस का 5 और प्लस 35 गुना 5 बट्टा 100। ये हो जाएगा 1.75 यानी कि 1.35 5 175 1.75 यानी कि माइनस का 40 प्लस 1.75 यानी कि ये कितना हो जाएगा 38 पॉइंट माइनस का 38.25% इसमें मिलेगा। दूसरे पे क्या मिलेगा, माइनस का 25 माइनस का 15 है, माइनस का 15 प्लस 25 गुना 15 बट्टा 100। ठीक है, इसको देख लेंगे 15 ये हो जाएगा 40 माइनस का 40 प्लस 25 और 15 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दहा 250 और 25 5 125, 250 और 125 कितना हो जाएगा 5 2 7 375 यानी कि 3.75। ये आपका कितना हो जाएगा 36 माइनस का 36.25। तो सबसे अच्छा इसको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, तो सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा ये 38.25 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इन दोनों का गैप देखिए 30 और 10 20, 35 और 5 30, 25 और 15 10, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्स वाई में जितना डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल कर गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले राम की अगर हम बात करें, राम को 40% अंक प्राप्त होता है और वो 20 नंबर से फेल कर जाता है। अगर उसे 20 नंबर और आ जाता तो वो क्या कर जाता, पास कर जाता। और आदित्य को कितने परसेंट अंक मिलते हैं, 45% अंक मिलते हैं। अगर पासिंग मार्क्स से वो कितना 30 अंक ज़्यादा लाता है, यानी कि वो 30 नंबर नहीं भी लाता तो भी वो पास हो जाता है। तो चलिए इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो वो उधर जाएगा तो 45% माइनस 40% बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया 30 प्लस 20 यानी कि 45 में से 4 गया 5, 5% का वैल्यू 50 के बराबर है। 5% का वैल्यू 50 नंबर के बराबर है। अगर 1% का वैल्यू देंगे तो 10 नंबर के बराबर है। 1% का वैल्यू 10 मार्क्स के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि पासिंग के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। देखिए 40% तो ये मार्क्स चाहिए। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40%, अब 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% का 10 और प्लस 2%, यानी कि कितना हो जाएगा 40 2 42% चाहिए उसे क्या करने के लिए, पास होने के लिए 42% मार्क्स की ज़रूरत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि समीकरण 6x माइनस 11y प्लस 11 बराबर 0 हो और 15x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0 हो का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या हो। देखिए जब दो इक्वेशन दिया रहे और हल संभव न हो, कौन सा केस होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। a1 हमारा क्या हो जाता है, ये इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही इक्वेशन होता है। तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 माने 6 बट्टा 15 और b1 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 11 बट्टा माइनस का के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो के बराबर हो जाएगा 5 गुना 11/2, यानी 11 पाँचे 55/2, यानी कि 27 दूना 54, 27.5 हमारा सही आंसर हो गया। यानी के का मान क्या हो जाएगा 27.5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन मान लीजिए ये x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली है, ठीक है। इसके 2 घंटा चलने के बाद, 2 घंटा ये चल गई, उसके बाद एक ट्रेन चलना शुरू करती है, ठीक है। एक दूसरी कोई ट्रेन है, ये चलना शुरू करती है, किस चाल से चलना शुरू करती है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। यानी 5 घंटा बाद ये जो चल जाती है, ये ट्रेन आगे नहीं, ये ट्रेन पीछे रहेगी, ये ट्रेन पीछे रहेगी, ठीक है। इस 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो चली है, ठीक है, ये 2 घंटे बाद चली है। अब मान लीजिए 2 घंटे बाद ये ट्रेन यहाँ आ गई, तब ये अपना स्थान से चलना शुरू की है और 5 घंटे बाद मिल रही है, 5 घंटे बाद ये ट्रेन इस ट्रेन से मिल रही है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम की अगर बात करें, टोटल टाइम हो जाएगा 7 घंटा। 5 घंटा बाद तो मिल रही है, 2 घंटा पहले चली है, तो ये तो 5 घंटा बाद में मिलेगी, ये 2 घंटा पहले चली है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7 घंटा। अब ये किस चाल से चल रही है, तो चाल हमें बराबर कर लेना है, 7 गुना x बराबर 70 गुना 5 घंटा। 70 के स्पीड से ये 5 घंटा चली है, तो क्या हो जाएगा 7 दहा 70 और x का मान क्या हो जाएगा 10 पचे 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चली है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि नीता के पास 3 रंगों की गेंद है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंग की कितनी गेंद होगी। पहला कह रहा है कि 6 गेंदें हैं, 6 गेंद है, कितना गेंद है 6 गेंद है। दूसरा कह रहा है 1/3 गेंद नीली है। अगर नीली गेंद की बात करें तो इसका 1/3 यानी 1/3, यानी कि 2 गेंद नीली होंगी। दूसरा कह रहा है कि आधी गेंदें लाल हैं, तो लाल की बात करें तो आधी गेंद लाल है, यानी कि 6 में से आधा क्या हो जाएगा 3 लाल होगा। जब 3 टोटल 6 गेंद है, 3 नीली हो गई, लाल 3 हो गया, तो अगर पीला की बात की जाए तो पीला का कितना गेंद होगा, 1 ही गेंद होगा, क्योंकि टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद 6 है। यानी इन तीनों से ही हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न में दूरी हम कैसे निकालते हैं, दूरी निकालते हैं कि चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर, क्या चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट है, समय में क्या अंतर है कि अगर आप 6 मिनट पहले पहुंचते हैं, 6 मिनट बाद 6 मिनट क्या कह रहा है कि 6 मिनट देर से पहुंचता है, और 10 मिनट पहले पहुंचता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया 16 मिनट का अंतर होता है। समय का अंतर क्या हो जाएगा 16 मिनट का अंतर हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 3/3 माइनस 2.5 इंटू 16/60, ये समय में हो गया। अब देखिए ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 25×3 = 75 यानी 7.5, 3 में से ये गया 0.5, इसे ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे ये हो जाएगा 75/5 गुना 16/60, 5 से कट जाएगा 15×5 = 75, 15×4 = 60, 4×4 = 16, यानी कितना दूरी आ जाएगा, 4 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर था। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे एक था, ये 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और टोटल ऊंचाई कितनी थी, जब टोटल ये 10 हो गया और टोटल ऊंचाई अगर 70 मीटर था तो ये वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 60। और हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 होता है। तो 60 डिग्री के सामने ए क्या है, ए बराबर 60 डिग्री 60 मीटर है, तो a√3 क्या हो जाएगा, a√3 बराबर क्या हो जाएगा, 60√3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि 88 अंक का विभाजन जयति और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में किया गया। जयति और प्रतीक के बीच 5:6 में 88 नंबर, टोटल कितना नंबर है, 88 नंबर को विभाजित किया गया। तो किसको, तो जयति को कितना धनराशि मिला, जयति को कितना, 6, 5, 11, टोटल अमाउंट कितना है 11। 11 रेशियो किसके बराबर है, 88 के बराबर है, तो एक किसके बराबर है, 8 के। तो अगर ज्योति की बात करें तो ये कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना 8 5 40, और प्रतीक की बात करूँ तो 8 6 48। अब हमसे पूछा है ज्योति को कितना धन मिला, तो ज्योति को 40 रुपया मिला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बंटन का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक ये होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। अब हमारे पास मानक विचलन कितना दिया हुआ है, तो मानक विचलन हमारे पास दिया है 5, माध्य दिया है 14 गुना 100। अब 2 से काट दिए, 2 7 14, 2 से काट गया 50 बार में 50 25, 250/7 यानी कि 70 के 21, 70 के 21, 5 में से आ गया 4, 7 5 35, और ये चल जाएगा 7 6 42, यानी 35.6% के आसपास हमारा आ जाएगा, यानी कि 35.7%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। देखिए 729 का गुणनखंड करें तो 9 गुना 81 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर इसे हम तोड़े तो 3 गुना 3, इसे तोड़े तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 के पावर 4, यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम 1 2 3 4 5 6, 3 के पावर 6, ये टोटल क्या होगा 3 के पावर 6 होगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग होगा, 3 के पावर 4 पूर्ण वर्ग होगा। अगर वर्ग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 3 के पावर 6, ये भी पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि 3 पूर्ण वर्ग ये इस फैक्टर से बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बाल्टी में 21 नंबर,
एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। ए और बी जो है, ए अनुपात बी किस अनुपात में है? 7:5 में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। तो बाल्टी में तरल ए में कितना लीटर, देखिए मान लीजिए कोई भी बाल्टी में अगर कोई भी मिश्रण हो ए और बी, अगर इसमें से आप कितना भी पानी कितना भी निकाल लीजिए 9 लीटर 10 लीटर, तो उसका जो रेशियो रहेगा ना, अगर 7:5 में है तो वो रेशियो उतना ही में रहेगा। अब 7:5 में से 9 लीटर अगर निकाल लिया जाता है तो भी मिश्रण कितना रहेगा? 7:5 ही में रहेगा। ठीक है। अब इसमें 10 लीटर पानी बी में डाल दिया जाता है, मान लीजिए वो किस अनुपात में हो जाता है? 7:9 में। देखिए यहाँ में ए में चेंजिंग नहीं हो रहा, 7 अनुपात पहले भी ए में था और 7 अनुपात बाद में भी ए अनुपात है। अब देखिए 5 से कितना अनुपात हो गया? 4, 9 हो गया। तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर उसमें डाला जा रहा है। तो 4 अनुपात बराबर 10 लीटर है। तो ये टोटल कितना अनुपात में है? टोटल अगर देखा जाए तो 7, 5, 12 में है। तो 12 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 12, इसको 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 30 लीटर। अब टोटल 12 किसके बराबर हो गया? 30 लीटर। लेकिन 9 लीटर पानी निकाला गया था, तो पहले कितना इसमें होगा? यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 लीटर अभी है और 9 लीटर निकाला गया था, तो कितना हो जाएगा? 39 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 39/12। और हमसे पूछा है ए के बारे में। ए कितना अनुपात में है? तो 7 अनुपात में। 39/12 गुना 7, 3 चौक के 12, 3 से कट जाएगा 13, 13 7 91, 91/4 यानी इसकी 22, 22 चौक 88, 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 30, 4 7 28, यानी कि 22.75 में हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक किस अनुपात में होगा? तो 22.75 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 3 आभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147 है। हमने मान लिया ए गुना बी बराबर कितना है? 1147, और दूसरी अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है। हमने मान लिया बी गुना सी बराबर 1517 है। तो तीनों आभाज्य संख्या ज्ञात है। देखिए हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए कितना है? 21, 47 और 61। ऑप्शन बी आपका 31, 37, 61। ऑप्शन सी आपका 31, 37, 41। ऑप्शन डी आपका 21, 37, 41। देखिए हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक है, ए गुना बी, बी गुना सी, ठीक है, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों का अगर हम HCF निकाल लें तो HCF क्या हो जाएगा? बड़का में से छोटका माइनस कर देंगे तो 7 में से 7 गया 0, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, यानी 370, यानी कि 37 इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF अगर हम देखें तो 37 किस किस में है? 37 ये 3 में है, तो ऑप्शन ए को काट दीजिए। ऑप्शन ए को काट दी। ऑप्शन बी को हमने उठाया। अगर ए गुना बी, देखिए ए गुना बी 31 गुना 37, क्या 31 गुना 37 1147 हो सकता है। 7 गुना 7, 3 का 9, यानी कि ये 1147 हो जाएगा। लेकिन 37 गुना 61 क्या होगा? 30 को 60 से गुना कीजिएगा तो ये 1800 से ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1500 है, तो ऑप्शन बी हमारा कट जाएगा। दूसरा 31 गुना 37 तो 1147 हो जाएगा। अब देखो 4 3 12 ना, 4 3 12, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये हो सकता है और ये डी नहीं होगा, क्योंकि 31 गुना 37 यहाँ 21 है, तो 21 को 30 से गुना कीजिएगा तो 1147 से कम आएगा, तो ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मिलेना और मासूका एक साथ काम करते हुए एक काम को 9 दिन में कर सकती हैं। मिलेना प्लस मासूका एक काम को 9 दिन में कर सकती है।
मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। मासूका जो है, मासूका काम का टोटल काम का 2/5 अकेले करती है और छोड़ देती है। अब जब मासूका 2/5 काम कर लेगी तो यहाँ से मिलेना कितना काम करेगी? मिलेना काम करेगी 1 माइनस 2/5, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3/5 काम करेगी। अगर मासूका 2/5 काम करके छोड़ देती है तो मिलेना कितना काम करेगी? 3/5 काम करेगी। आगे बढ़िए। उसके बाद काम का मिलेना अकेला पूरा करती है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने पर 19.5 दिन लगता है। टोटल टाइम जो है 19.5 दिन लगता है, यानी कि 19.5 दिन टोटल काम लगता है। ठीक है। यदि मासूका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज है, मासूका जो है मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज है, तेजी से काम करती है, तो मिलेना को अकेला काम करने में कितना दिन समय लगेगा? हमने क्या किया, इस 5 को 9 से गुना कर दिया। हमने लिया कि टोटल वर्क को हमने मान लिया 45। टोटल वर्क को हमने 45 मान लिया। तो अगर हम मासूका का काम देखें तो मासूका का काम क्या हो जाएगा? 45 गुने 2/5, 45, यानी कि 18 काम हो जाएगा। तो मिलेना का काम अगर देखें तो मिलेना का क्या हो जाएगा? मिलेना का काम हो जाएगा 45, 9 3 27, यानी ये 18 से काम कर रही है और ये 27 काम कर रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का काम आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि मिलेना जो है, मासूका जो है मिलेना से ज़्यादा तेज है। मान लीजिए टोटल 5 की एफिशिएंसी से अगर देखा जाए तो अगर मासूका ज़्यादा तेज है तो उसकी एफिशिएंसी को हमने 3 ले लिया, अब मिलेना की एफिशिएंसी को हम 2 ले लिए। ठीक है, अगर इसके एफिशिएंसी को हम 3 ले लिए, इसके एफिशिएंसी को 2 ले लिए, 18 काम करती है। अगर 3 के एफिशिएंसी से काम करेगी तो इस काम को कितना दिन में करेगी? 6 दिन में करेगी। अगर 27 काम मिलेना करती है, अगर ये 2 के एफिशिएंसी से करेगी तो 2/3 काम करेगी, 27/2 काम करेगी, तो कितना काम करेगी? 13.5 दिन में काम करेगी। अब देखिए 6 दिन और 13.5 दिन कितना टोटल काम हो रहा है? 9.5 दिन टोटल काम हो गया, यानी 9.5 दिन में काम हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि मिलेना को अकेले काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यानी मिलेना को अगर अकेले काम, टोटल काम कितना है? 45 है, उस काम को 2 के एफिशिएंसी से करें तो कितना दिन में करेगी? 22.5 दिन में करेगी। 22.5 दिन में करेगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में 2 वृत्त के जिनके केंद्र O तथा O' हैं किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। O' P केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि O' 5 है तथा OP 4 है तो O' P का मान गया। 2 वृत्त है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से है। इन दोनों का सेंटर बिंदु ये है और ये प्रतिच्छेदन कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, अब ये रहा O' और ये P। अब क्वेश्चन में कह रहा O' का मान 5 सेंटीमीटर है, 5 है, तथा OP का मान 4 है, तो O' का मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा है। देखिए, ये यहाँ से ये समकोण बना रहा है यहाँ पे। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। अगर ये 4 है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं, तो ये देखिए, ये तो हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ से अगर आधार हम निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको क्या निकालना? आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कि 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर √9, यानी कि 3। तो ये ट्रिपलेट हो जाता है 3 4 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि O' P का मान क्या आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।